ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। अब एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जब भी एटम का जिक्र करते हैं, मतलब ध्यान में लाते हैं एटम को, तो हमें तीन चीजें हमारे ध्यान में आती है ना। जहन में तीन चीजें आती हैं। कौन सी? एक तो होता है कि एटम एक क्या होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब राउंड शेप में नजर आता है ना। ठीक है, तो उसके अंदर में हमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। कितने? तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। अब उनकी हिस्ट्री नहीं देखना है कि कहां से वो जनरेट हुए, कहां से वो, उसको कौन किसने जनरेट किया, कैसे कैसे आ गए, है ना, क्योंकि वो हिस्ट्री हमें 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं हम लोग को। ठीक है ना। रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर में स्कैटरिंग करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स डाइवर्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट पार्ट में नहीं जाते, कोई निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, कोई पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, है ना। और कुछ जो होते हैं जो स्ट्रेट पास आउट होते हैं, जो एक थिन गोल्ड की, है ना, फॉइल होती है एकदम पतले वाली, उसके स्क्रीन के ऊपर में आपने कुछ देखा होगा ऐसे, है ना, वहां से पार्टिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कैसे कैसे डाइवर्ट होता है और कहां कहां जाता है। ठीक, तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं एटम के अंदर। कौन कौन से? एक होगा प्रोटॉन, है ना, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा वाला आएगा इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें नजर आती है ना। एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें हमें नजर आती है ना। अब इसके ऊपर में चार्जेस कौन से हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन ऑलवेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। वेयर न्यूट्रॉन डजंट कैरी एनी टाइप ऑफ चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। तो जब भी हम एटम का एक जनरल स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि जो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर में हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटर ऑर्बिट्स में, है ना, तो उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है ना। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करता है, एटम को होल्ड करके रखता है। सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, मतलब एक जगह पे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, है ना। अगरचे मान लो कि यहाँ पे अगरचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अगरचे ना हो, है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, बिखर सकते हैं, कहीं बाहर भी निकल जा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जनरल एक एग्जांपल कि जो हमारी सोलर सिस्टम होती है ना, सोलर सिस्टम के अंदर में सब में बड़ा अगरचे स्टार अगरचे कौन है, तो वो है सन, है ना। स्टार कौन सा है? सन, है ना। अब ये सन के बाजू में जितने भी प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं, है ना, नियर अबाउट 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8, है ना। जैसे मर्क्यूरी होगा, नेपच्यून होगा, है ना, अर्थ होगी, ऐसे अलग 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 कितने होते हैं? 8, बराबर। और ये सभी रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं सभी के साथ। अब यहाँ पे घूमते हैं, अगर चाहे मान लो कि वहां पे अगर चाहे अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये सारे एक ही जगह पे एक ही सर्कल में रिवॉल्व कर पाते? नहीं होता नहीं। तो ये क्या होता, अगर से अट्रैक्शन नहीं होता तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते, कोलाइड हो सकते हैं कि नहीं? कोलाइड कर सकते हैं। तो कोलिजन होगी तो सारा क्या होगा, सोलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, होती है, सोलर सिस्टम क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो उसी तरीके से एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने कहा है आपको, जितने प्रोटॉन्स होते हैं कोई भी एटम में तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है वही एटॉमिक नंबर, या जितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है ना। ये एटॉमिक नंबर के केस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब डिस्कवरीज की बात अगर से हम करें, है ना, एटम की डिस्कवरी की अगर से बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी आपको याद आता होगा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। और इसी के बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएगा। और कंबाइनली अगर से देखें
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम कंबाइन कहें तो उसको कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन अगर से कहें तो उसको कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। सॉरी, क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कंबाइन जो होता है तो इसको कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। याद रखना, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी भी हमने देखी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स ने क्या किया था कि उसने उसकी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, तो उसके थ्योरी के हिसाब से जो हम लॉज देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वो क्या हुआ था? करेक्ट आ गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो गया? करेक्ट आ गया। मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड में आने चाहिए। मतलब मान लो कि मैंने कोई रिएक्शन ऐसे यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ कि रिएक्शन ऐसे कुछ लिखी मैंने 2H2 + O2 है ना, तो क्या होना चाहिए कि ये होती है रिएक्टेंट साइड। क्या रहेगी? रिएक्टेंट साइड रहेगी, मतलब ये रिएक्ट करेगी एक दूसरे से। अब यहाँ पे जो फॉर्म होगा तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के है ना 1 मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, बराबर ना? हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 है ना। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 4 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल के केस में 1 है। अगर एटम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा है? इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? करेक्ट हो जाता है, बराबर। मतलब इस साइड का कैसे हम मास निकालेंगे वो भी उतना ही होगा, इधर वाला भी उतना ही है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो डाल्टन्स ने क्या किया था कि एटॉमिक थ्योरी तो उसने एक्सप्लेन की है ना, और उसी के साथ साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी क्या किया था? क्लियर किया। कुछ पॉइंट्स थे जो वो समझा नहीं पाया है ना, जैसे ग्लास या इगोनाइट जो होता है अगर उसको सिल्क के साथ में अगर रब किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है? कुछ ऐसे पॉइंट्स थे तो उसके वजह से उसकी थ्योरी थोड़ा सा इनकम्प्लीट थी। ठीक, तो ऐसे आगे जाने के बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन, ऐसे तरीके से। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था। अब प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि प्रोटॉन्स मैंने जैसे आपको कहा है कि प्रोटॉन्स किसको कहते हैं, जहां पे है ना, मैंने आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बताए थे। कितने आइसोटोप्स? 3 हमने देखा था। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है उसके अंदर में है ना, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं? एक प्रोटॉन, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ऐसे 3 आइसोटोप्स मैंने आपको बताए थे, बराबर। याद है किसी को? एक प्रोटॉन, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम है ना। ठीक, तो अब प्रोटॉन मतलब क्या होता है? देखो कि अगर से मान लो कि मैं नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसके ऊपर में अल्फा पार्टिकल्स मैं क्या करूं? बम्बार्डमेंट करूं। अल्फा पार्टिकल्स क्या करता हूं? बम्बार्डमेंट करता हूं, मतलब उसके ऊपर में उसको रिएक्ट करता हूं। जैसे मान लो कि ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, और इसी की रिएक्शन करता हूं अल्फा पार्टिकल्स के साथ। जैसे ये 2 है ना, और ये 4, मतलब हीलियम के जैसे। हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, मास नंबर 4 होता है, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक प्रोटॉन बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। अब वो कैसे नजर आएगा? प्रोटॉन बाहर निकलते हुए तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होगा। कैसे? देखो, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? 7 है ना। ऑक्सीजन का आइसोटोप जो कहते हैं है ना, ऑक्सीजन के आइसोटोप भी ऐसे लिखते हैं बच्चों हम लोग। ये 8, 16, ये 8 क्या होता है? 17। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है ना। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पता है ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, लेकिन मास नंबर 2 हो गया, ये ड्यूटेरियम बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको पढ़ते वक्त क्या पढ़ना है? ड्यूटेरियम। ठीक है, और लास्ट वाला और एक आता है
जिसको हम ट्राइटियम या टी लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर एक रहेगा, लेकिन मास नंबर में डिफरेंस आएगा, वो होगा 3। कितना होगा? समझ में आया? ठीक है, कितना होगा? 3 होगा, है ना। तो ये वाला हमने क्या कहा इसको? प्रोटॉन, है ना। अब यहाँ पे जो निकल के आता है तो वो क्या होता है? अब इसको क्या करेंगे? प्रोटॉन। तो यहीं से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन, यहीं से क्या हो गया? डिस्कवरी प्रोटॉन की। बात समझ में आया? ठीक है, मतलब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइड में रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग मटेरियल आपको पता है। यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर में अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रख के, वहां पे एक बीच में लीड की प्लेट रखे, उसके ऊपर से उसने क्या किया था? पार्टिकल्स को पास किया था। तो उसमें से जब वो लीड की प्लेट में से पार्टिकल जब पास होते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? आगे जाने के बाद एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है गोल वाली ऐसे, है ना, वहां पे स्कैटर करने लगते हैं, है ना, फैल जाते हैं, बराबर ना। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग प्रोटॉन्स के लिए देख रहे हैं, रुदरफोर्ड के लिए। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन्स के केस में। न्यूट्रॉन्स के केस में हम लोग पोलोनियम बॉक्स में यूज करते हैं, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, पोलोनियम बॉक्स में यूज करके उसको बेरिलियम और पैराफिन की जो प्लेट्स होती है उसके अंदर से पास करते हैं, तो क्या निकलते हैं? बाहर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की क्या होगी? डिस्कवरी होगी। ठीक है, मतलब प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अभी आगे हमें देखना है कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ना। एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर रहेगा, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही एटॉमिक नंबर, या क्या बोल सकते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स वी कैन से एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ, क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बच्चों? प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही है ना। जितने इलेक्ट्रॉन वही एटॉमिक नंबर, या जितने प्रोटॉन वही। ये मास हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन एन एटम, विच इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर है। बात समझ में आए? अरे ये बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको जो डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, तो कैपिटल जेड यूज करते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल जेड सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है? सिंबल यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे जो बेस में हम लोग लिखते हैं नीचे वाले सेक्शन में, तो वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 7, या प्रोटॉन कितने हैं बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे याद रखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर से 7 है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो है ना उतने ही क्या रहेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 7 ही होंगे, है ना। मतलब बचे हुए 7 क्या है ना। यहाँ से ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया मान लो, ठीक है ना। अब उतने ही यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे। तो 7 अगर से प्रोटॉन है तो बाकी के बचे हुए क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स रहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे, है ना। और प्रोटॉन्स यहाँ पे है कितने? 7, तो बचे हुए 7 क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज अगर देखिए, ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन सा? मास नंबर की केस में एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर। अब ये देखा हमने एटॉमिक नंबर, अभी एटॉमिक मास नंबर देखा। ठीक, अब एटॉमिक मास नंबर की केस में क्या होता है? एटॉमिक क्या लिखूं? मास नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू
तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन्स स्मॉल n से बताते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है उसमें, बराबर। ये दोनों का एडिशन करेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको? एटॉमिक मास नंबर मिलेगा, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से डिनोट। बात समझ में आई? तो अब मैं अगर से बोलूं यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर तो हमें पता है यहाँ वाला, है ना। अब अगर से मैं कहूँ कि इसका मास नंबर नाइट्रोजन का अगर से, है ना, कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 14 कहेंगे। तो क्योंकि ये 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता रहा है और नंबर ऑफ क्या बता रहा है? न्यूट्रॉन भी, मतलब 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अगर से मान लो कि ये वाले केस में हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के केस में, है ना, एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी क्या रहेंगे? 8 प्रोटॉन रहेंगे, तो बचे हुए क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स, है ना। तो बचे हुए न्यूट्रॉन्स मतलब कितने रहेंगे? देखो 9 रहेंगे, 9, है ना, बराबर ना। 9 प्लस 8 कितना होगा? 17 आएगा, है ना। तो ये 17, तो ये क्या रहेगा? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल ए से बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर है, मास नंबर, ठीक। अब यहाँ पे अगर से ये दोनों का अगर से मिक्स करेंगे हम लोग तो क्या बनता है? न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये दोनों को अगर से कंबाइन करेंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? ध्यान में रखिए, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन्स होंगे जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। ये एटॉमिक नंबर होगा जिसको डिनोट करेंगे जेड से, और मास नंबर होगा जो आएगा कैपिटल एन से। बात समझ में आए? तीनों चीजें देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द गिवन स्पेस। बात समझ में आ रही? फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या कंबाइन दोनों में पूछ सकता है ना। तो निकालना होता है। अगर से मान लो कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, 16 नंबर दिया हुआ है अपर केस में, तो यहाँ पे क्या देखना है? ये क्या बताएगा? ऊपर मास नंबर बताएगा। तो मास नंबर हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है, तो निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, which amongst the following represents the correct proton numbers for the oxygen, whatever जो भी एलिमेंट होगा तो उसका केस निकाल सकते हैं। बात समझ में है? ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं? ओके। ये न्यूक्लियस होते हैं जिसको न्यूट्रॉन्स भी कहा जाता है सिंपली, ठीक है। चलो स्टॉप करेंगे, फिर आज नेक्स्ट में अगला वाला देखेंगे।